मैं डॉक्टर शैलेश रुनावत हमारी इस खास पेशकश सेहतनामा में आपका स्वागत करता हूं। सेहतनामा रखता है आपकी सेहत का विशेष ख्याल। हमारे साथ आज हैं मध्य भारत के प्रथम डीएम श्वास छाती रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीनाथ अग्रवाल। आज हम उनसे चर्चा करेंगे निमोनिया पे, अस्थमा पे और जो अभी रिसेंट में फैल रहा है HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कैसे फैलता है, कैसा होता है। हमारे दर्शकों को संपूर्ण ज्ञान देंगे डॉक्टर प्रीनाथ अग्रवाल। डॉक्टर प्रीनाथ अग्रवाल, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर प्रीनाथ, हम अपने दर्शकों को शुरू करते हैं। इस ठंड में होने वाले विशेष रोग जो छाती से संबंधित होते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, तो ये कैसे होते हैं, इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है और इनका बेहतर इलाज कैसे हम कर सकते हैं? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि ठंड आई है, ठंड के साथ में विशेष तौर पे वायरस इन्फेक्शन फैलते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपस में फैलते हैं। ये सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और बाद में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन है, श्वास रोग के इन्फेक्शन है। तो इसमें और हम देख रहे हैं प्रतिदिन बहुत से व्यक्ति इसमें पीड़ित हो रहे हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी पड़ेगी, ये श्वास के जरिए हमारे शरीर में जाते हैं। कीटाणु वायरस हैं जो अधिकतर रहते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में जाते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं। एक तो इन्फेक्शन वाली बात हुई। अस्थमा का जो है वो ठंडी हवा के संपर्क से होता है, धूल, धुआं, प्रदूषण उसको अग्रवेट करता है। और निमोनिया जो होता है वो गंभीर फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, नीचे के हिस्सों में लंग्स में जाता है, तो फिर वो निमोनिया में बदल जाता है। जैसा आपने बताया, ये दो तरीके से होता है। URI अर्थात अपर ऊपर का श्वसन तंत्र और LRI लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि नीचे के श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन होता है। नीचे का श्वसन तंत्र अर्थात लंग या फेफड़ों का संक्रमण। तो हम पहले बात करेंगे जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है वो URI कहलाता है। वो उससे कैसे बचा जा सकता है और उसका क्या इलाज हम कर सकते हैं, और विशेष तौर पे छोटे बच्चों और वरिष्ठ जनों को इनसे कैसे बचाया जा सकता है? जी हाँ, जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, सबसे महत्वपूर्ण उसका जो वजह है वो किसी दूसरे व्यक्ति से संक्रमण हमारे शरीर में आता है। हम यदि किसी के सामने बैठ रहे हैं, यदि उसको इन्फेक्शन है, जोर से छींकते हैं, खांसते हैं, तो हवा में, वातावरण में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं। वायरस के पार्टिकल, ड्रॉपलेट पार्टिकल जिन्हें बोलते हैं, वो हवा में रहते हैं। हम उसको अपने श्वास नली में लेके जाते हैं जब सांस तो वहाँ से हमारे शरीर में जाता है, वहाँ जाके इन्फेक्शन धीरे धीरे करके बैठ जाता है। और यदि बार बार ऐसा होता है तो गंभीरता बढ़ जाती है। उसके अलावा यदि आपके शरीर की इम्यूनिटी कम है, क्षमता कम है रोग से लड़ने की, तो आपको जल्दी होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उसमें कुछ कंडीशन, जैसे बहुत छोटे बच्चे, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, या किसी को अस्थमा है, क्रॉनिक COPD है, स्मोकिंग से होता है, तो उनको ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होते हैं। या उसके अलावा इम्यूनिटी कम होती है कुछ बीमारियों में, जैसे कैंसर में ऐसा हो सकता है, HIV के इन्फेक्शन में ऐसा हो सकता है। उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल जॉइंट्स की बीमारी के लिए इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ दी जाती हैं। तो उस दवाई के असर से भी हमारे शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, तो उनमें प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो आवश्यक है कि ये आप सबसे बेसिक हम प्रोटेक्शन पे बात करेंगे, तभी हम इस चीज़ को नियंत्रित कर पाएंगे। जी, संपर्क में आने से ये चीज़ बढ़ती है, तो अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो उसको मास्क लेके ही घूमना चाहिए। ये मेरे ख्याल से बचाव का एक अच्छा तरीका हो सकता है। अब हम इसके बात करें, URI से जाता है, निमोनिया में कन्वर्ट होता है, वो कैसे होता है और निमोनिया में क्या फाइंडिंग मिलती हैं? और एक विशेष वर्ग जो कि भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मधुमेह या डायबिटीज़, उन पेशेंटों में सिम्टम्स कम होते हैं लेकिन एग्रीवेशन या बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें कैसे पहचान सकते हैं और कैसे रोकथाम कर सकते हैं? दो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे होता है तो उस समय सर्दी, जुकाम, छींके आना, सिर में दर्द होना, बुखार आना और रैशेज, ये कुछ मुख्य लक्षण इसके ऐसे होते हैं। और यदि ये 2 दिन 3 दिन नहीं ठीक होता है और आपको लगता है कि गंभीरता बढ़ रही है, बच्चों के अंदर बुखार तेज हो रहा है, तो अपने चिकित्सक से तत्काल सलाह लें, उनको दिखाएं। और यदि ऐसा नहीं किया और इन्फेक्शन बढ़ता है, तो यही जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक ही सिस्टम के 2 भाग हैं। नाक से नेजल नॉस्ट्रिल होते हैं, वहाँ से थ्रोट होता है, थ्रोट के बाद में हमारी श्वास की नलिका जिसे हम ट्रेकिया बोलते हैं वो जुड़ी होती है, और ट्रेकिया दोनों लंग्स में जाके ब्रोंकस में डिवाइड होती है, और दोनों लंग्स में पूरी तरह से एक तरह से जाल बन जाता है जहाँ से हवा अलग अलग भागों में जाती है। तो ये जो इन्फेक्शन जब बहुत आसानी से थ्रोट से और ट्रेकिया में ट्रिकल कर जाता है,
तो हम समझे इसके पहले आप देखते हैं सर्दी जुकाम खांसी के बाद देखते देखते सांस में कन्वर्ट हो जाता है, सांस फूलने लगती है। उस समय व्यक्ति या बच्चा उसको जल्दी थकान होने लगती है, कई बार उनके आँख नीले होने लगते हैं, हाथ या नाखून या लिप्स, मतलब जब ऑक्सीजन की कमी होती है जरा भी काम नहीं कर पाते हैं, भूख चली जाती है, खांसी के दौरे आते हैं और होते होते ड्राउजीनेस आ जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ गंभीरता हो चुकी है और इसलिए आप तत्काल इसमें चेकअप करना ज़रूरी है। और कई बार आप हमारे पास आजकल पल्स ऑक्सीमीटर घरों में भी रहता है, क्योंकि कोविड के बाद से हमने देखा कि लंग्स के निमोनिया होने से ऑक्सीजन ड्रॉप होती थी, तो आप वो भी चेक करके देख सकते हैं। तो अर्थात मैसेज ये है कि इसको जितनी जल्दी आप इस पर सस्पिशन रखेंगे उतने जल्दी आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का धूम मची हुई है और बहुत ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है देश में, दुनिया में, और इस बात में कुछ हद तक सच्चाई भी है, तो केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। ठीक, अच्छा, आपने पूछा था निमोनिया और उसका रोकथाम, इलाज। जी। अब निमोनिया जब हमारे कीटाणु हमारे लंग्स में जाते हैं तो वहाँ जाके वो इन्फेक्शन करते हैं। कीटाणु दो तरह के हो सकते हैं, बैक्टीरियल निमोनिया जो करते हैं और एक होता है वायरल निमोनिया जो करते हैं। वायरस का निमोनिया जैसे हमने कोविड में देखा था, या हम प्रतिवर्ष देखते हैं ठंड के दिनों में जो लोग घूमने सुबह सुबह जाते हैं, या जो आते जाते जिनको ठंड लग जाती है, बाइक में जा रहे हैं, ठंड से बचाव नहीं कर रहे हैं, बहुत आम आदमी, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं या एल्डरली वॉक के लिए जाते हैं, तो ये तब वायरस बॉडी में आता है। वायरस जाता है लंग्स में, अलग तरह, थोड़ा सा दोनों के अंदर डिफरेंस है। बैक्टीरियल निमोनिया और वायरल निमोनिया में कुछ अलग होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। वायरल निमोनिया एक साथ दोनों लंग्स को असर करता है और साथ साथ ये एक पैची शेडो देता है। हम एक्सरे बहुत से आसानी से देख सकते हैं, परंतु वायरस निमोनिया बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, फैलता बहुत ज़्यादा है, खांसी बहुत होती है, सांस में तकलीफ होती है, पर एक्सपेक्टोरेशन नहीं होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो बैक्टीरियल निमोनिया में बहुत सारा कफ या बलगम निकलता है, एक्सपेक्टोरेशन होता है। वायरल में ऐसा नहीं होता, खांसी बहुत आती है परंतु एक्सपेक्टोरेशन नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जहाँ जहाँ लक्षण बढ़े, सांस फूली और नीलापन आया, थकान हुई, तो हम ऑक्सीजन लेवल देखते हैं। यदि वो कम होता है तो सबसे पहले एक्सरे चेस्ट किया जाता है। उस एक्सरे चेस्ट को देख के समझ में आता है कि कुछ एबनॉर्मल शेडोज आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके चिकित्सक बताएंगे कि निमोनिया का पैच हो रहा है एक तरफ है कि दूसरा, या कितने एक्सटेंट तक फैला हुआ है। कई बार तो ये थोड़े से पैचेज होते हैं, जल्दी आइडेंटिफाई होता है तो जल्दी ठीक होता है, और परंतु कई बार ये काफ़ी बढ़ जाता है। कुछ जैसे हमने उन ग्रुप्स की बात की जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और सबसे जो वल्नरेबल ग्रुप होता है बच्चों में 6 से 12 महीने की आयु के इन्फेंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इस समय वल्नरेबल है वायरल इन्फेक्शन से। तो ऐसे में बहुत जल्दी बच्चे सीरियस हो जाते हैं। ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको बीमारियां हैं, जिनको तरह तरह की हमने कंडीशन डिस्कस करी, डायबिटीज़ अनकंट्रोल है जैसे डॉक्टर शैलेश ने बताया, या इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। बहुत ज़्यादा 65 से ज़्यादा की आयु के सभी व्यक्ति वैसे भी उनकी इम्यूनिटी कम होने लगती है, तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो ये तो वायरल निमोनिया हुआ। अब बैक्टीरियल निमोनिया में होता है तो किसी न किसी कीटाणु से हमको लगता है, और आपस में अगेन बैक्टीरियल निमोनिया के लिए भी वही रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, ध्यान रखने की जरूरत होती है। खांसी होती है और थिक पीले रंग का बलगम आना शुरू होता है, कई बार उसमें ब्लड भी मिला हुआ हो सकता है, और सांस बहुत फूलती है, छाती में दर्द होता है, ऑफन उसमें प्लूराइटिस हो जाती है। तो ये बैक्टीरियल निमोनिया के लक्षण हैं। फिर से आपको अपने चिकित्सक को दिखाना होगा, एक्सरे से सबसे पहले पता चलता है। उसके आगे हम देखते हैं निमोनिया है तो किस तरह के निमोनिया, तो कीटाणु की जांच करते हैं। स्प्यूटम में हम देखते हैं कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। ऐसे यदि हमको लगता है वायरल निमोनिया है तो उसमें आप नेजल स्वैब का जांच करते हैं, जिसमें वायरस की जेनेटिक मटेरियल देखते हैं, उससे पता चलता है कौन सा वायरस है। ऐसे कोविड में किया गया था। तो एक बार डायग्नोस होता है तो उसका उपचार किया जाता है। वायरल निमोनिया और बैक्टीरियल निमोनिया, इन दोनों में इलाज का क्या अंतर रहता है, और आउटकम या मरीज कितने जल्दी किस में अच्छा होने की उम्मीद रहती है? देखिए, ऐसा है कि दोनों में अंतर है, दोनों की दवाइयाँ अलग हैं। वायरल निमोनिया में एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं। कोविड में हमने देखा शुरू में हमारे पास कोई स्पेसिफिक दवाई थी ही नहीं, जनरल दवाइयाँ थी जिसके हिसाब से हम लोग ट्रीट कर रहे थे, परंतु जब मरीज बहुत गंभीर होते थे तो मुश्किल होने लगी थी। तो एंटीवायरल दवाइयाँ मिलती हैं, जो कि ओसेल्टामिविर एक बहुत अच्छी दवाई है जो फ्लू के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो उसको अभी आजकल जो फ्लू होता है उसके लिए हम लोग ओसेल्टामिविर देते हैं, फ्लूविर नाम से मार्केट में आती है, बहुत इफेक्टिव होती है। उसको लेने से बहुत जल्दी वायरस का इन्फेक्शन नियंत्रण में आता है, एक बात। और दूसरा, बैक्टीरियल निमोनिया का ऐसा है कि उसके लिए हमको देखना जरूरी है। कुछ हम इनिशियल जब आप डायग्नोसिस होता है, बहुत शुरुआती निमोनिया होता है, उस समय लक्षण कम होते हैं, खांसी, सांस, कफ निकलना होता है, तो जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया,
तो हम गोलियां टैबलेट से ही ठीक हो जाता है, एंटीबायोटिक से कुछ कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, उससे ठीक हो जाता है। यदि वो नहीं ठीक होता है और देर और बढ़ता है तो फिर एडमिट करना पड़ सकता है, ऑक्सीजन भी देनी पड़ सकती है, और साथ में फिर इंजेक्टेबल दवाइयों को दिया जाता है। और कौन सा बैक्टीरिया है उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। ग्राम पॉजिटिव स्टेफिलोकोकस होता है, ग्राम नेगेटिव में इकोलाई होते हैं, क्लेब्सियला होते हैं, प्रोटियस होते हैं, ऐसे करके काफ़ी बड़ी लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है। तो हम लोग कल्चर के ऊपर से या अपने पैटर्न पर, क्लिनिकल पैटर्न को देख के उसको डिसाइड करके ट्रीट करते हैं। इसकी कोई वैक्सीन भी आती है निमोनिया के खिलाफ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। यस, आती है, और वायरल निमोनिया से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, जिसको हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बोलते हैं, फ्लू शॉट बोलते हैं। ये वैक्सीन प्रतिवर्ष लगाया जाता है। इस वैक्सीन का असर पूरे साल भर रहता है। तो ये वैक्सीन जनरली विंटर्स के शुरू होने के पहले इसको दिया जाता है, और इसमें मल्टीपल जो प्रिवेलिंग स्ट्रेन्स हैं वर्ल्ड भर में, जो वायरस के, इन्फ्लुएंजा वायरस के स्ट्रेन्स हैं, उसके हिसाब से वैक्सीन बनता है, और बहुत इफेक्टिव है। और ये रिकमेंडेड है सभी के लिए। छोटे बच्चे जो 6 महीने से ज़्यादा के हैं उनको वहाँ से इसको लगाना शुरू होता है, उस उम्र से, और एडल्ट तक जाता है, और किसी भी एज तक इसको देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी क्षमता बढ़ती है और इस तरह के इन्फेक्शन से बचते हैं। एक न्यूमोकोकल वैक्सीन आती है, उसका इससे कोई संबंध है? न्यूमोकोकल वैक्सीन को यूज़ करते हैं जब हम एल्डरली पेशेंट होते हैं। जनरली न्यूमोकोकल वैक्सीन इस तरह के केसेस में नहीं इफेक्टिव होते हैं, वो बैक्टीरियल जो निमोनिया। परंतु हाँ, न्यूमोकोकल देते हैं जब एल्डरली व्यक्ति होता है, 65 के बाद की आयु होती है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, या किसी की स्प्लीनेक्टमी होती है, या इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेटस में उनको दिया जाता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन किसी भी एज ग्रुप के लोगों को दी जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 6 महीने के बाद दिया जाता है। और ये इंटरेस्टिंगली आपको मैं बताऊं कि जो वैक्सीन का जो सिरिंज है, वैक्सीन है, ये 0.5 ml का डोज इसमें रहता है, और सेम वैक्सीन 6 महीने के हमारे बेबी को भी लगाया जाता है, और 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल के व्यक्ति को भी लगाया जाता है। तो इतना सेफ है, क्योंकि लोग बार बार ये पूछते हैं कि इस वैक्सीन से कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो उनको बताना होता है कि ये देखिए, ये सेम वैक्सीन 6 मंथ के बेबी को लग रहा है, उसे भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप इसको सेफली लगा सकते हैं। तो बहुत सेफ और इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। और एक बात और बताऊं, अच्छा वो भली चाहे तो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। इंटरेस्टिंगली हम जो वायरस की अभी बात करेंगे, उसका ट्रीटमेंट का, उसके बारे में भी अब बात करेंगे कि यदि किसी को 2 डोज लग चुके हैं कोविड के, और यदि उसके साथ में न्यूमोकोकल का वैक्सीन लगा हुआ है, तो आप करीब करीब एक तरह पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं, करीब करीब, ये बात है। अपन संक्षिप्त में प्रदूषण बहुत फैला हुआ है, और आए दिन हल्ला मचता है, स्कूल बंद कर दिए गए, ऑफिस में छुट्टी कर दी गई, गाड़ियां रोक दी गई। ये अस्थमा का एक महत्वपूर्ण कारण है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, और अस्थमा का इलाज हम किस तरीके से घर पे या हॉस्पिटल पहुंच के करवा सकते हैं? बिल्कुल, अस्थमा मतलब जिस व्यक्ति की श्वास नलियाँ अति संवेदनशील हैं, हाइपर रिएक्टिव एयरवेज हैं, और बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, उसमें प्रदूषण एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठंडी हवा दूसरा बड़ा फैक्टर है। प्रदूषण के लिए आप देखिए सबसे बड़ा कारण तो व्हीकल एग्जॉस्ट है। आजकल हर सड़क पे हजारों गाड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, एक बहुत बड़ा फैक्टर। दूसरा, जो कुछ कचरा जलाया जाता है, पराली जलाते हैं खेतों से, वो धुआं निकल के आता है, जैसे दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या हो रखी है। या उसके अलावा कुकिंग, अंदर घर के अंदर कई बार चूल्हे में खाना बनाना पसंद करते हैं, वो धुआं नुकसान करता है। उसके अलावा कभी खेतों में कभी आग, जंगलों की आग है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण करती है। तो ये कुछ बड़े कारण हैं। उसके अलावा चिमनी का धुआं निकलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण है जिसके कारण से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। अभी हम लोग पिछले दिनों में हमने कल की खबर में देखा कि दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर हो गया। कुछ समय पहले भोपाल नंबर 3 पे था। तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। इस प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक है कि उस समय को अवॉइड करें जब प्रदूषण ज़्यादा हो। एक बात, अपने को मास्क लगाना हमको बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, वाइजर पहनिए, और साथ में मास्क लगाइए। रोज़ कई पेशेंट आते हैं जो यंगस्टर्स हैं, जिनको सांस हो रही है, अस्थमा होती है, पहली बार लाइफ में हुआ, बोलते हैं मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था। कारण क्या है कि उनको 10 से 12 किलोमीटर ऑफिस जाना पड़ता है प्रतिदिन, सुबह और शाम का समय जब हैवी ट्रैफिक होता है, और वो बार बार वो लोग धुएं और इस प्रदूषित वायु के संपर्क में आते हैं। इसलिए उनको इस उम्र में अस्थमा हो गया, जिसकी कोई पहले कभी देखा सुना नहीं था। तो आवश्यक है कि आप सभी स्मार्ट बनना आवश्यक है। वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। अपने आप को बचाइए, अपनी एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल रखिए, मास्क पहनिए, बचेंगे। दूसरी बात,
खुद भी हमको समझना पड़ेगा कि कैसे इसको इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं। हम सब अपनी अपनी गाड़ियों का ध्यान रखें, उनकी रेगुलर चेकअप कराते रहें, जिससे वो प्रदूषण ना क्रिएट करें। और कई बार अपन मिल के अगर जाएं, 4 दोस्त इकट्ठे एक गाड़ी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 3 गाड़ियों का यूज़ नहीं होगा, पेट्रोल भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। तो इस तरह कई तरीके से इसको डील किया जा सकता है। और एक बहुत बड़ी मिथ रहती है इसके इलाज में कि हम जो बोलते हैं पफ या जिसे पंप और दवाइयाँ, लोग अवॉइड करते हैं कि अस्थमा में हमें पफ पंप लेंगे तो हमारी एक आदत बन जाएगी दवाइयाँ लेने की या पफ लेने की हमेशा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, आपका क्या कमेंट रहेगा? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब से मैंने इस विषय में अपनी पढ़ाई करी है, डीएम किया है, यही सुना है कि लोग कहते हैं दमादम के साथ जाता है। और मैंने खुद हजारों पेशेंट ऐसे हैं जो 8 और 10 और 15 साल से मुझे भूल गए। जब कभी आते हैं तो पूछते हैं भाई क्या कैसे थे, अरे सर हम तो कुछ हुआ ही नहीं, 15 साल से तो आपने क्या दवाइयाँ दी, बढ़िया हो गए। तो दवाइयाँ तो मैंने दी थोड़ी सी, उनको बताया कि आपको क्या करना चाहिए, आपको धूल से बचना है, प्रदूषण से बचना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए, आप ठंड से बचिए, अपने वैक्सीन लगाइए, ऐसे करके वो खुद अपना ध्यान रखते हैं। तो उनको दूसरी बात, अब दवाइयाँ जो इनहेल फॉर्म में ली जाती हैं, क्यों, उसमें क्या समस्या है? प्रॉब्लम पहले एक और भी था डॉक्टर शैलेश, कि इनहेलर तो लोग ले लेते थे परंतु उसकी टेक्निक नहीं आती थी, किसी ने सिखाने की जहमत नहीं उठाई। तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है, मेरे टीम की जिम्मेदारी होती है कि यदि मैं आपको कोई इनहेलर दूं कि आप कैसे उसको यूज़ करेंगे, तो वो मैं जब तक सिखाऊंगा नहीं, आप देखेंगे कि उसमें फॉल्टी टेक्निक हम देखते हैं। और मेजॉरिटी के जो लोग आते हैं जिनका अस्थमा ठीक ही नहीं होता है, मेरे पास आते हैं, हम तो ये भी इनहेलर ले रहे हैं, वो भी इनहेलर ले रहे हैं, कई महंगी दवाइयाँ होती हैं उसमें, फिर भी फ़ायदा नहीं है, तो मैं मुस्करा देता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि मैं बोलता हूँ आप अपना इनहेलर मुझे लेके दिखाइए मैं मुस्कुराता रहता हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे मालूम है कि मैं जीतने वाला हूँ और गलती तो करने ही वाले। और होता यही है कि सिंपल टेक्निक फॉल्टी टेक्निक रहती है। आप दर्शकों को संक्षिप्त में समझा दें कैसे करना चाहिए? बोल के चलिए, छोटा सा इनहेलर डिवाइस होता तो मैं, चलिए सॉरी मैं लेके नहीं आया, अंदाज नहीं था मुझे, बहुत छोटे, उसको हिलाना होता है, शेक कर लिए मेडिसिन को आप, स्टेप नंबर 1। नंबर 2 में आप सांस बाहर छोड़िए, आपके जैसे लंग्स खाली हो जाएं। फॉर एग्जांपल आगे मेरे को इस जेब में काजू भरने हैं तो पहले बादाम तो बाहर निकालूं, ठीक है ना? तो मेरे को अगर लंग्स में हवा भरनी है तो जो पहले नॉर्मल हवा उसको बाहर छोड़िए, जिससे आप ज़्यादा हवा खींच पाए। आपने बाहर छोड़ी, हिलाया, मुंह में रखा, दबाया, ऐसी लंबी सांस, गहरी सांस ली और सांस रोक ली, 10 सेकंड तक सांस रोकी, फिर आप सांस छोड़ दीजिए। नाक से नहीं निकलना चाहिए, मुंह से नहीं निकलना चाहिए। आप देखेंगे कि ऐसी जो टेक्निक, सिंपल छोटा सा काम है, और एक बार सीख लिया, हिलाया, सांस छोड़ी, रखा, दबाया, काम खत्म। पूरी की पूरी दवाई अंदर जाएगी और जादू होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको फायदा ना हो, पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि दवाई बहुत अच्छी है। अब क्यों इनहेलर, क्यों नहीं गोलियां, इंजेक्शन? तो ऐसा है, देखिए, ये जहाँ पे ये गोलियां खाते हैं पेट में जाती है, वहाँ से एब्जॉर्ब होती हैं, तो कुछ मात्रा खून में जाती है और लंग्स तक पहुँचती है। हमको कई मिलीग्राम की सैल्ब्यूटामॉल की गोली 4 और 8 mg की खानी होती है, उससे कई बार ट्रेमर आने लगते, उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, इफेक्ट कम होता है। दूसरा होता है कि इंजेक्शन बार बार नहीं लगा सकते, इमरजेंसी में लगाते हैं। तो जो श्वास की नलियाँ हैं, आजकल जो नई रिसर्च के अनुसार पिछले 40 सालों से ये देखा गया है कि जो दवाई के इनहेल दवाई बनती है उसको सीधे अगर श्वास नलिकाओं में ले जाएं तो बहुत कम मात्रा में बहुत ज़्यादा असर होता है। जैसे 100 माइक्रोग्राम का इनहेलर है, एक पफ में 100 माइक्रोग्राम है सैल्ब्यूटामॉल ब्यूटीसोनाइड के फॉर्म। तो इसमें ये जो 100 माइक्रोग्राम और उधर स्टेरॉइड की गोली होती 2 mg, 4 mg, 10 mg, वाइसोलन 10 mg, 20 mg, 40 mg की होती है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा हाई डोज में स्टेरॉइड को लेना पड़ता है। कई लोगों को आदत लग जाती है, अपना बेटनिसोल लेके खाते हैं, वाइसोलन लेके खाते रहते हैं, परंतु उससे नुकसान होता है। हाई डोज स्टेरॉइड्स हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये वाले जो दवाइयाँ हैं ये केवल माइक्रोग्राम्स में होती है, 100, 200, 400 माइक्रोग्राम, तो बहुत सेफ है। और इसमें लाखों लोगों पे स्टडी हो चुकी है और बार बार हम लोग देखते हैं कि आज तक मेरे हजारों पेशेंट अस्थमा के ट्रीट किए, लाखों से ज़्यादा लिटरली, और वो सब स्वस्थ हैं। उनमें से किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, ना हड्डी कमजोर हुई, ना किसी को शुगर हुआ, उल्टे वो उनका पूरा अस्थमा पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उससे वो महिलाएं हैं, गृहिणियाँ हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब के लिए सेफ है। एक और बात, एक बड़ा ग्रुप है गृहिणियों का,
वो क्या होता है, सुबह देखिए वही हैं जिनको सबसे ज़्यादा ठंडी हवा ठंडे पानी में काम करना होता है। सुबह से किचन में जाते हैं, दोपहर में जाते हैं, रात में किचन वहाँ धुआं निकलता है, वो धुआं अस्थमा बढ़ाता है। इसके अलावा पानी का काम करते हैं, सुबह उठ के छोटे बच्चों को तैयार करते हैं, स्टॉप पे छोड़ने जाती हैं। तो उनके लिए बहुत आवश्यक है कि इन बातों का ध्यान रखें। किचन में एग्जॉस्ट फैन लगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। सुबह से जो काम करें गीज़र के पानी से करें, किचन में हो या बाथरूम में हो, उससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हमारे बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, उनके लिए आवश्यक है, हम उनको बचा सकते हैं ठंड से। इसी तरह से गर्म हीटर या कूलर हीटर रख के कमरे में या वार्म कर लिया बाथरूम को। उसके बाद इस तरीके के मरीजों को सांस की कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए और वो कितनी फायदेमंद होती है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए। और रेस्पिरेटरी डिजीज के जो भी व्यक्ति हैं उनको सिंपल एक्सरसाइज करने से उनके लंग्स की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, एक बात। दूसरी बात, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ता है। एक्सरसाइज करने के लिए सिंपल डीप ब्रीदिंग हो सकती है, आप बैठ के कर सकते हैं, एक सिंपल तरीका है, कभी भी बैठ के कर लीजिए। वॉकिंग करना बहुत अच्छा है, और कोई स्पोर्ट एक्टिविटी में आप जाएं तो अच्छा है, साइकिलिंग हो सकता है, आप खेल सकते हैं, फुटबॉल, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप ट्रेडमिल कर सकते हैं। तो बहुत तरीके से कुछ भी आप एक्टिविटी करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा, एक बात। और ब्रीदिंग का सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे आप योगा में जानते हैं कपालभाति, भस्त्रिका। कपालभाति हम बाहर हवा छोड़ते हैं तो हमारे डायफ्राम, सबसे आपको बताऊं सबसे पावरफुल ब्रीदिंग की मसल कौन सी है, वो हमारे डायफ्राम्स हैं। उनका पूरे डायफ्राम के फोर्स से हम जोर से सांस खींचेंगे तो डायफ्राम उसको सक कर रहा है हवा को अंदर। डायफ्राम अर्थात छाती और पेट के बीच की झिल्ली जो होती है, बिल्कुल इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रांग झिल्ली होती है। तो उसको मजबूत करिए, और सब बैठे बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर नहीं जाना। आपको ऑफिस में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, क्लास में, घर में बुजुर्ग हैं, अपने बैठे बैठे आप करें, ऐसे करिए। तो इस तरह आप बहुत अपने आप को, आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में आपकी इससे ज़िंदगी के दिन बढ़ेंगे, साल बढ़ेंगे, और कई कई साल आप स्वस्थ रहेंगे। जहाँ आपने ऑक्सीजन खींची अंदर, हमारी बॉडी में बिल्कुल फ्रेशनेस आ जाती है, सारी नींद भाग जाती है, सारी सुस्ती भाग जाती है। और जितना खून में ऑक्सीजन मिलेगी हमारी, उतनी तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। अब हम चलते हैं जिससे कि सारा विश्व हिला हुआ है, एक तरीके से एक पैनिक ही हो रही है, HMPV, ऐसा वायरस जो लोग कह रहे हैं कि पहले भी था, अभी भी है, लेकिन एकदम से बीमारी के रूप में फैल गया है। तो डॉक्टर साहब, ये वायरस एकदम कहाँ से आया, कितना कठिन है, कितना जटिल है, और इससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे, सिम्टम्स क्या हैं, इलाज हम सबसे आखिरी में चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इस वायरस का नाम जैसे आपने बताया ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, और आसानी से एमपी मध्य प्रदेश के लिए MP याद करिए, और V से वायरस हो गया ह्यूमन। अब ये वायरस है, ये वायरिडी फैमिली का वायरस है। इट्स RNA वायरस है अपनी, और ये इन्फ्लुएंजा का वायरस और कोविड का वायरस इसी प्रजाति के वायरस हैं, तो उसी फैमिली का वायरस है। फॉर्चुनेटली ये ऐसा बात नहीं है कि पहली बार देखा, अभी 5-7 दिन से चाइना में कुछ खबरें आई, वहाँ बहुत सारे लोग बीमार पड़े और काफ़ी अचानक पैनिक सा फैल गया। मीडिया ने भी इस चीज़ को बताया कि भाई बहुत बड़े लेवल पे लोग बीमार हो रहे हैं। तो देखा जाए तो ये एक्चुअल उतने घबराने की बात नहीं है, आवश्यकता है समझदारी की। ये वायरस आज नहीं, सन 2000 में हॉलैंड में, नीदरलैंड में पहली बार आइडेंटिफाई हुआ, और हर देश में ये वायरस फैला हुआ है। ये वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। ये इन्फेक्शन जैसे देखा छोटे बच्चों में सबसे पहले होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और छोटे बच्चों में जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें 10 से 12% जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वो इस वायरस के द्वारा होते हैं, परंतु उनमें से केवल 3 से 15% को ही निमोनिया होता है। तो उनमें से कुछ ही बच्चों को निमोनिया होता है, और वो भी जल्दी ठीक हो जाता है यदि उसको आइडेंटिफाई जल्दी किया जाए, एक बात। दूसरी बात, एक बार संक्रमण हो गया तो उससे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनती है, तो सब्सिक्वेंटली उस तरह का इन्फेक्शन तीव्र नहीं होता। बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनने से फिर इन्फेक्शन की तीव्रता कम हो जाती है। छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, 1 साल से 6 महीने से 1 साल के बच्चों में, इन्फेंट में सबसे ज़्यादा गंभीरता हो सकती है, परंतु 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जनरली इसको बहुत देखा नहीं गया है। और अभी भी हमारे देश में कई स्टेट्स में 2-2, 3-3 केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, परंतु ये हमेशा से होते आ रहे थे। इस एक बात। दूसरी बात, ये वायरस चूंकि वो उसी फैमिली का है जिस तरह से कोविड होता है, तो इसमें भी तरीका ड्रॉपलेट से फैलता है। कोई बच्चा छींक रहा है, खांस रहा है खांसने से ड्रॉपलेट के पार्टिकल, हवा में बहुत सारे पार्टिकल आ जाते हैं। जैसे कोविड आप सबको याद होगा, कोविड के समय में यही बात बार बार हुई। तो इसका मतलब है कि एक बैरियर बनाना जरूरी है। आपको खांसना छींकना है तो आप कपड़ा लगाइए मुंह पे ऐसे कर सकते हैं, कपड़ा लेके कर सकते हैं, साइड में होके खांसी करिए, खुले में नहीं खांसेंगे, एक बात।
दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति खांस रहा है तो आप मास्क पहने, भीड़ भाड़ में जाइए तो मास्क पहनिए, आप गर्म पानी लीजिए, ठंड से अपना बचाव करिए, आप बुखार की दवाइयाँ लीजिए, खांसी की दवाइयाँ लीजिए, ये बात होता है। तो इसके जो लक्षण, खांसी जो होता है ड्रॉपलेट से फैलता है और इन्फेक्शन छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, इसलिए उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को उनके माता पिता प्रोटेक्ट करके रखें। बच्चों में कब फैलता है? जब 4-6 बच्चे शाम को खेल रहे होते हैं या स्कूल जाते हैं, स्कूल में 25 बच्चे हैं और छोटे छोटे, उनको कोई उन्हें दूरी बनाने का कोई अंदाज़ नहीं है, तो आपस में इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। अच्छी बात यह है कि एक बार होता है तो इम्यूनिटी बन जाती है, सब्सिक्वेंटली उतना गंभीर नहीं होता। ये तो हो गया एक बात। दूसरा लक्षण जी, इसके लक्षण होते हैं बुखार आना, खांसी आना, सर्दी जुकाम होना, सिर भारी होना, थकान होना, कई बार स्किन में रैश हो जाते हैं, कई बार आपको वीजिंग सुनाई देती है। जिस किसी को थोड़ा गंभीर संक्रमण है, सांस में वीजिंग साउंड आती है, मतलब ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा है, लक्षण होने लगते हैं, बच्चा सुस्त हो जाता है, वो खाना कम हो जाता है, तो यहाँ चिंता की बात है। इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, अपने चिकित्सक को दिखाइए और चेकअप करवाइए। हम लोग देखते हैं यदि पेशेंट को इन्फेक्शन दिख रहा है, चेकअप में दिखता है तो हम एक्सरे भी कर लेते हैं, ऑक्सीजन के लेवल देख लेते हैं, और ऐसे में यदि बच्चे को संक्रमण है तो यदि ओपीडी के लायक हो, घर भेजने लायक होगा तो घर, नहीं तो हम भर्ती करना पड़ता है। बेबी को फ्लूइड देना जरूरत है, बेबी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, वो दिया जाएगा, कुछ और दवाइयाँ भी दिए जाएंगे जिससे कि वो धीरे धीरे करके संक्रमण नियंत्रित में आ जाए। क्योंकि छोटा बच्चा है, यदि 1 दिन 2 दिन भी ठीक से वो फीड नहीं लेगा तो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि ऐसे बच्चों, ऐसे कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, छोटे बच्चे स्पेशली, तो सबसे पहले उनकी फीडिंग कम हो जाती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ता है। तो इसलिए ऐसे में, चूंकि अभी इस समय माहौल चल रहा है, आप सबसे एक गुजारिश है, आप सबके लिए एक मैसेज है कि आप अपने चिकित्सक के संपर्क में रहिए। आप किसी भी बच्चों को जनरली भीड़ में मत जाने दीजिए, घर में रखिए, ठंड का मौसम है तो प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात जी, इसकी जांच के लिए RT-PCR, मल्टीप्लेक्स PCR यही टेस्ट होते हैं या और कोई टेस्ट भी करे जा सकते हैं त्वरित जांच के लिए? जांच के लिए त्वरित सबसे पहले आप एक्सरे टेस्ट किया जाता है, ब्लड की जांच की जाती है, और उसके बाद माइनर सी चीज़ है तो कुछ किसी और को करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप बच्चे को अलग थलग कर लीजिए, उसको दवाइयाँ दीजिए डॉक्टर के हिसाब से, वो बच्चा ठीक हो जाएगा। परंतु यदि गंभीरता बनती है, उस केस में वेरीफाई करने के लिए RT-PCR किया जाता है और उसी से कंफर्म होता है तो कि क्या बात है। परंतु फिर भी अच्छी बात यह है कि इस बीमारी में अभी हम देख रहे हैं गंभीरता नहीं है। जितने भी हिंदुस्तान में बच्चे थे वो सब अच्छे होते चले जा रहे हैं, 4 दिन 5 दिन में, न्यूज़ में आप भी देखते होंगे। तो इसमें अभी पैनिक करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अलर्ट होने की, आवश्यकता है समझदारी से काम लेने की और बचाव करने की। भीड़ भाड़ में ना जाएं, बेसिक बातें वही फिर से रहेंगी। आप अपना गर्म चीज़ें लीजिए, ठंड अपने गर्म कपड़े पहनिए, ठंड घर में रहिए, मास्क पहनिए, और कहीं भीड़ भाड़ में रहें तो आप केयरफुली अवॉइड करिए। और इन्हीं से हम देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम, इसमें भी वही ग्रुप इन्वॉल्व होता है क्या जिसकी शोधक क्षमता कम होती है, जिससे कि इम्यूनिटी कम होती है, वो और डायबिटीज़ वाले मरीजों में भी हो सकता है क्या एडल्ट में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात कही आपने डॉक्टर शैलेश, बिल्कुल होता है। इसमें भी वही ग्रुप वल्नरेबल ग्रुप है जो पहले था, बहुत छोटे बच्चे, बुजुर्ग, उसके अलावा यदि किसी की बच्चे में भी इम्यूनिटी कम है या कोई मेल नरिश बच्चा है, यदि उसको बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार उसको सांस की प्रॉब्लम होती है, तो वो तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल बच्चों में है। तो इसलिए एक वो उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा एल्डरली में वही सिमिलरली अनकंट्रोल डायबिटीज, 65 की एज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति, सांस के व्यक्ति, इसमें प्रॉब्लम है अस्थमेटिक और COPD पेशेंट, इनको इस रिस्क ज़्यादा रहती क्योंकि उनके अंदर वायरस जाता है, तो उनको अस्थमा के बच्चे या बड़े को वीजिंग शुरू हो जाती है, खांसी और सांस की अटैक आने लगते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा गिरती है। तो एक वो बड़ा ग्रुप है। और COPD वो जो पहले से, जो लंबे समय से स्मोकिंग करके उनके श्वास नलियाँ रुक गई हैं, रुकावट हो गई है, तो वैसे ही वीक हैं, वो उम्र भी काफ़ी है, तो उनका बड़ा सेंसिटिव ग्रुप है, तो इनमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमारे बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, कुछ कैंसर के पेशेंट्स हैं, कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, वो बहुत सेंसिटिव हैं, उनका एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा। एक बात और बताऊँ मैं कि वो व्यक्ति जिनको वैक्सीनेशन हुआ है उनको पहले से प्रोटेक्शन मिलेगा। जिनको कोविड के वैक्सीन लगे और दूसरा इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगे हैं तो उनको बेनिफिट मिल रहा है, उनको इन्फेक्शन होगा नहीं, बहुत कम रहेगा। संक्षिप्त में इसका इलाज, आपने कहा देखभाल, बचाव सबसे अच्छी चीज़ है, डरना नहीं चाहिए। इलाज क्या हो सकता है? इलाज में कुछ तो सिम्टोमेटिक दवाइयाँ रहेंगी, जिसमें सिम्टोमेटिक में बुखार की, खांसी की, सांस की दवाइयाँ रहती हैं। अस्थमा वाले अस्थमा की दवाई लेंगे। हम स्पेसिफिक बात करें तो अभी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है इस वायरस के लिए हमारे पास, और कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है।
तो आवश्यकता है कि प्रोटेक्शन करें, और जो अवेलेबल दवाइयाँ हैं, स्टेरॉइड वगैरह दिया जा सकता है, एंटीवायरल लेना चाहिए, स्टेरॉइड लेना चाहिए, और सिम्टोमेटिक इलाज करके इससे हम बच सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर प्रीनाथ अग्रवाल, बहुत ही सटीक और संक्षिप्त जानकारी आपने बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज पे दी। निमोनिया, अस्थमा और ख़ास तौर पे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसके कारण से आज सब लोग परेशान हैं। इससे डरिए मत, बचाव करिए। हर अंक में सेहतनामा लेके आता है आपके लिए एक नई विशेष चीज़। देखते रहिए DNN।